हेलो एवरीवन। मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए खुशखबरी आई है जो कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से आई है। ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है ये जिसमें आईटीआई, डिप्लोमा और बीई बीटेक सभी एस्पिरेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ डिफरेंट पोस्ट है, जैसे कि प्लांट असिस्टेंट जो कि आईटीआई एस्पिरेंट्स के लिए होने वाली है, और जूनियर इंजीनियर के लिए भी निकाली गई है, जिसमें लगभग मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल सारी ब्रांचेस एलिजिबल है। ठीक है, तो हम इसी नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये कल जो कि 9 मार्च था, कल कोई ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है और कितने पद हैं। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे पदों की संख्या और वो पद कोड क्या है, और श्रेणीवार पदों की जानकारी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला होने वाला है जो कि पाली रसायनज्ञ का होगा, जो कि केमिस्ट होता है, उसके लिए हम बात करें। इसका पद कोड 1 होगा, जिसकी टोटल 3 वैकेंसी है। ठीक है, ये 3 वैकेंसी है। इसी प्रकार आगे हम बात करें कनिष्ठ अभियंता संयंत्र, यानी कि वही प्लांट में जो कनिष्ठ अभियंता बोले तो जूनियर इंजीनियर। ठीक है, तो इसमें जो मैकेनिकल है उसके लिए कितनी आई है, तो मैकेनिकल के लिए जिसका पोस्ट कोड 2 होगा, और इसमें टोटल कितनी वैकेंसी है, 13 वैकेंसी है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल का पोस्ट कोड 3 होगा और इसकी टोटल वैकेंसी 5 है। ठीक है, इसी प्रकार कनिष्ठ अभियंता संयंत्र इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल कितनी वैकेंसी आई है, 3 आई है। ठीक है, तो ऐसा कभी देखा जाए तो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर की टोटल कितनी वैकेंसी हो जाएगी, 13 और 5 18, 18 और ये 3 21, यानी 21 वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर की, जो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए होगी। ठीक है, अब 5 सिविल के लिए भी है वैकेंसी यहाँ पर जूनियर इंजीनियर की, जिसका पद कोड क्या होने वाला है, 5 होने वाला है, और इसकी टोटल वैकेंसी कितनी हो जाएगी, 6। और 21 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 27 वैकेंसी किसके लिए हो गई, जेई की, जिसमें कि बीटेक, बी और डिप्लोमा सभी एलिजिबल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे संयंत्र सहायक की। तो जो संयंत्र सहायक है इसको हम बोलेंगे क्या, प्लांट असिस्टेंट। जैसे आईटी एक्सपीरियंस की बहुत दिन से डिमांड थी कि सर प्लांट असिस्टेंट की वैकेंसी कब आएगी, तो ये लो आपके प्लांट असिस्टेंट की वैकेंसी भी आ चुकी है। ठीक है, जिसमें कि मैकेनिकल के लिए जो है जिसका पद कोड क्या होने वाला है, तो ये हो जाएगा 6, जिसमें इसकी टोटल वैकेंसी कितनी है, 83। मतलब यहाँ पर हम बोलेंगे तो मैकेनिकल के लिए यहाँ पर क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, मैकेनिकल जो संयंत्र सहायक है उसकी नंबर ऑफ वैकेंसी 83 है, जो कि अच्छी है। अभी हम यदि इस हिसाब से देखें तो 83 अच्छी वैकेंसी है, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 19 सीट यानी 19 है, एससी कैटेगरी के लिए 20 सीट है, ओबीसी के लिए कितनी हो जाएंगी, 22 है, और एसटी के लिए 22 है, और ओबीसी के लिए कितनी, 13 वैकेंसी है, और ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकल जो वीकर होते हैं उनके लिए कितनी है, 9 वैकेंसी। इस प्रकार से देखा जाए तो टोटल कितनी हो जाएगी, 83 वैकेंसी। हम बात करें यदि संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल, यानी कि जो प्लांट असिस्टेंट की वैकेंसी होगी इलेक्ट्रिकल के लिए, तो इसका जो पद कोड होगा 7, और इनकी टोटल वैकेंसी कितनी हो जाएगी, 56 वैकेंसी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 56 वैकेंसी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यही हमारा मोटिवेशन है कि 56 में अपना नंबर लगाना है जो भी आईटी एस्पिरेंट्स है उनको। ठीक है, इसके भी कुछ जैसे कि वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे 12 है अनरिजर्व के लिए, 14 एससी के लिए, 15 एसटी के लिए, ओबीसी के लिए है 9, और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना हो जाएगा, 6 वैकेंसी है। ठीक है, अब आगे हम देखें तो फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट यानी औषधि संयोजक, इसकी टोटल वैकेंसी 8 है, और स्टाफ नर्स है उसकी कितनी वैकेंसी हो जाएगी, 14 है। ठीक है, तो ओवरऑल जो वैकेंसी निकाली गई इस नोटिफिकेशन में वो कितनी हो जाएगी, एमपीपीजीसीएल के द्वारा वो हो जाएगी 191, यानी कि 191। ठीक है, अब हम इसमें आगे बात करें तो क्या लिखा है कि जो संयंत्र सहायक संवर्ग है, यानी कि पद कोड 6 और 7, ये जो 6 और 7 है, यानी कि जो प्लांट असिस्टेंट है, इसके लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना, इसमें फीमेल यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर एक जो लफड़ा आता है, फीमेल रिजर्वेशन 33% रिजर्वेशन जो रहता है उसका यहाँ पर काट हो चुका है। ठीक है, तो हमको उसके बारे में अब टेंशन नहीं रहे, यहाँ पर सिर्फ क्या है, मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और आगे हम यदि बात करें तो ये जो वैकेंसी है ये 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। ठीक है, एक 87% और एक 13%। जो ओबीसी का जो केस चल रहा है उसके कारण से जो भर्ती होगी वो 87% पदों पर ही होगी, 13% को क्या कर दिया जाएगा, होल्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यह एक सीधी भर्ती रहेगी जिसमें हमको क्या करना है, सीधा एग्जाम लिखना है। ठीक है, अब चयन प्रक्रिया क्या होने वाला है उसके बारे में बात करें
तो जो आवेदक होंगे उनको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि 100 अंकों का रहेगा और इसमें प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो हम यदि चयन प्रक्रिया की बात करें तो जो चयन प्रक्रिया होने वाली है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें कि जो हमारा सीबीटी होगा वो 100 अंकों का होगा और यहाँ पर क्या होगा, हर एक क्वेश्चन के लिए क्या मिलेगा, 1 अंक मिलेगा, जो कि क्या रहेगा, बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन मिलेंगे इसके। हाँ, सेकंड यदि बात करें तो सेकंड चयन प्रक्रिया की सेकंड इसमें क्या दिया है कि जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा है उसमें जो अपने नंबर आएंगे, आपको जो प्राप्तांक होंगे उसके आधार पर आपकी क्या बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी। उस हिसाब से आपको क्या बुलाया जाएगा, किसके लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, अब हम बात करें तो जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा है वो कहाँ पर होने वाली है। ठीक है, उसके बारे में बात करें तो ये जो परीक्षा होगी, जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, ये मध्य प्रदेश के ही शहरों में होगी, जैसा इंदौर हुआ, भोपाल हुआ, ग्वालियर हुआ, यही आपको यहाँ पर सेंटर मिलने वाले हैं। ठीक है, और यही कि जो आवेदन करता है वो अपने हिसाब से इच्छानुसार शहर को क्या कर सकता है, मतलब जो अपनी चॉइस फिलिंग में रख सकता है कि हमको इंदौर चाहिए या भोपाल पहले चाहिए, इस हिसाब से वो अपनी चॉइस फिलिंग रख सकता है किस एग्जाम सेंटर को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात करें तो इसमें और कुछ ऐसा खास है ही नहीं, वही है जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि मोबाइल फोन, टैबलेट, डिजिटल डायरी वगैरह, ये सब वहां पर क्या रहेंगे, प्रतिबंधित रहेंगे। ठीक है, हाँ, अब नेक्स्ट यदि हम बात करें तो वो क्या है, आवेदन शुल्क, कि आपको कितना शुल्क लगने वाला है यहाँ पर एग्जाम में बैठने के लिए। तो आपको जो फॉर्म फिलिंग की जो फीस होगी वो मिलेगी, और अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए मिलेगी कितनी, 1200 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। और यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है और उसमें यदि आप SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और या दिव्यांगजन हो या फिर EWS के कैंडिडेट हो, ठीक है, तो आपको इसके लिए कितना पे करना पड़ेगा, 600 यानी कि 600 रुपए का आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा, यहाँ पर जब ऑनलाइन आप एप्लीकेशन करोगे तब। ठीक है, हाँ, आगे लिखा है कि जो आवेदन शुल्क है ये क्या है, नॉन रिफंडेबल रहेगा। ठीक है, उसमें वही दिया है कि आप यहाँ पर जो पेमेंट कैसे कर सकते हैं, तो वही नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड वगैरह है ना, इसके द्वारा आप कर सकते हो। हाँ, अब नेक्स्ट ये है कि आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, ये mpgcl.mp.gov.in पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए पहले आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा, अपना आईडी बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। बात करिए यदि ये, तो मेन पॉइंट है यहाँ पर ये है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट या दस्तावेज अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट कौन से अपलोड करना है। तो इसके लिए आपको देखो ये हो जाएगा, 10th की मार्कशीट अप्लाई करना पड़ेगी। यदि आप मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी हो तो उसका प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। हाँ, आप ये जो मध्य प्रदेश के ही मूल निवासी हो तो आपको जो आरक्षित वर्ग है जैसे SC ST OBC EWS वगैरह हुआ, तो इसके लिए आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करना पड़ेगा या अपलोड करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप यदि आर्थिक रूप से कमजोर कैंडिडेट हो तो आपको उसके लिए आय एवं संपत्ति का जो प्रमाण पत्र रहता है वो भी यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ यदि आप दिव्यांगता के प्रमाण पत्र में, मतलब आप उस कैटेगरी में हो तो आपको इसका दिव्यांगता का भी प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें है तो आपने जो भी योग्यता के अनुसार जो शैक्षणिक अंक सूची वो लगाना पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अपना एक फोटोग्राफ, रिसेंट फोटोग्राफ, आवेदक का हस्ताक्षर और आयु सीमा में छूट के संबंध में आपको आवश्यक दस्तावेज लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें ये दिया है कि आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कब से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है ये 2 अप्रैल से चालू होने वाला है। 2 अप्रैल 2024 से अप्लाई होगा, तो ये कब तक चलेगा, 30 अप्रैल 2024 तक। ठीक है, इसका मतलब आपके पास अभी काफी टाइम है, आप आज से ही तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं 30 अप्रैल तक। तो यानी कि एग्जाम होने से रही 30 अप्रैल तक तो आपका फॉर्म ही फिलअप होगा, उसके बाद भी आपको कुछ टाइम मिलेगा। तो अभी से लग जाइए अपनी तैयारी पे और उसको जोरों शोरों से अपने काम में लगो और अपना जो भी गोल है उसको अचीव करो। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात करें तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता क्या होने वाली है। तो यदि आप यानी पाली रसायनज्ञ के लिए यहाँ पर आप यदि अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आपको MSc होना चाहिए। ठीक है, केमिस्ट्री से क्या होना चाहिए, MSc होना चाहिए। और उसमें भी कुछ परसेंटेज की जो ऐसे क्राइटेरिया होते हैं कि जो 65% मिनिमम अंक होना चाहिए अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, और 60% जो होंगे वो किसके लिए हो जाएंगे, न्यूनतम 60% हो जाएंगे वो मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी होंगे, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांगजन हुआ, तो इनके लिए कितने हो जाएंगे, 55% हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार
जो कनिष्ठ अभियंता संयंत्र मैकेनिकल, तो जो मैकेनिकल जेई है उसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल से बी हो या बीटेक हो, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसी में कुछ कैटेगरी देखा जाए तो जो अनरिजर्व्ड और जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको मिनिमम 65% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, और जो एसटी एससी या ईडब्ल्यूएस है उनको लिए मिनिमम कितना होना चाहिए, 60% होना चाहिए, सॉरी ईडब्ल्यूएस के लिए, हाँ हाँ, जो पहले से जो कार्यरत कैंडिडेट है उनके लिए 60% होना चाहिए, और जो एसटी एससी ओबीसी वगैरह हुआ, दिव्यांगजन वगैरह होते हैं, सॉरी ओबीसी नहीं हो सकता यहाँ पर, तो हाँ एसटी एससी या ईडब्ल्यूएस है उसके लिए कितना हो जाएगा, 55% होगा। हाँ, कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल, ठीक है, कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रिकल जेई के लिए जो होगा तो उसमें डिप्लोमा होगा, इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा या इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है, इलेक्ट्रिकल भी एलिजिबल है और हम बोले तो इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स भी यहाँ पर एलिजिबल है। उसके लिए भी डिप्लोमा होना चाहिए, बी होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए या फिर AMIE से डिग्री होना चाहिए। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेम वही है, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हुआ, इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल हुआ। इन किसी भी ब्रांचेस से आपने डिप्लोमा बी या बीटेक किया हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो, किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स जेई के लिए। अब नेक्स्ट बात करो यदि कनिष्ठ अभियंता सिविल यानी कि सिविल जेई की पोस्ट के लिए, तो आपके पास वही सिविल में डिप्लोमा होना चाहिए, बी होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, फिर AMIE से डिग्री होना चाहिए। वही परसेंटेज का क्राइटेरिया यहाँ पर दिया है, आप इसको और एक बार रीड कर सकते हो। हाँ, अब हम बात करेंगे संयंत्र सहायक मैकेनिकल, ठीक है, यानी कि प्लांट असिस्टेंट, जिसकी वैकेंसी यहाँ पर हमको ज्यादा देखने को मिली है, मैकेनिकल प्लांट असिस्टेंट की। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि जो राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण तथा मशीनिस्ट, फिटर, वेल्डर, एचबी वेल्डर, मैकेनिक पंप, मैकेनिक वाहन, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, इन किसी भी ट्रेड से यदि आपने आईटीआई किया है तो आप यहाँ पर क्या है, एलिजिबल है। वही परसेंटेज का जो क्राइटेरिया आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको एक बार रीड कर सकते हो कि आपको मिनिमम यहाँ पर कितने परसेंटेज होना चाहिए आपके जो भी क्वालिफिकेशन हो उसमें, ठीक है। संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल, ठीक है, तो संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल यानी प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए जो पोस्ट आई है उसमें कौन कौन अप्लीकेबल है, तो उसके लिए आपने हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की होना चाहिए, साथ में आप इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड में, यानी ये किसी भी ट्रेड से यदि आपने मध्य प्रदेश शासन या फिर भारत सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त संस्थान कहीं से भी यदि आपने आईटीआई किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल है, ठीक है। अब बात करें हम औषधि संयोजक यानी कि फार्मासिस्ट की, तो फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो फार्मासिस्ट के लिए देखो 10+2 तो होना ही चाहिए, यानी 12th पास हो, ठीक है। साथ ही साथ वो क्या होना चाहिए, किसी भी संस्थान से उसने क्या करना किया होना चाहिए, डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, किसमें, फार्मेसी में, है ना, जैसे बी फार्मेसी होती है ना, तो वो या तो बी फार्मेसी किया होना चाहिए या फिर वो डी फार्मेसी होना यानी कि डिप्लोमा किया होना चाहिए। तो ये किसी भी यानी फार्मेसी किया हो तो वो यहाँ पर अप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। स्टाफ नर्स की बात करें तो स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है इसमें वही 10+2 यानी 12th पास होना चाहिए, ठीक है, जो कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान ये यानी कि वही बायोलॉजी सब्जेक्ट से यानी 12th पास किया होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए यहाँ पर, GNM किया होना चाहिए या फिर BSc नर्सिंग किया होना चाहिए, ठीक है। और बाकी वही परसेंटेज का क्राइटेरिया आपको दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से इसको एक बार देख सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे कि आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो यदि हम बात करें पद कोड यानी कि पाली रसायनज्ञ की, तो पद कोड 1 के लिए जो न्यूनतम आयु होगी वो 21 वर्ष होगी, ठीक है, ये कितनी होगी, 21 वर्ष होगी आयु सीमा। और बाकी की सारी पोस्ट दी हुई है जिसमें प्लांट असिस्टेंट हो या कनिष्ठ अभियंता हो या फार्मासिस्ट हो, बाकी सभी पोस्ट के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। ये तो हो गई मिनिमम आयु की बात। अब मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, ठीक है, आप किस मैक्सिमम एज तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि हम बात करें मध्य प्रदेश का कोई भी यदि निवासी हो और यदि वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष होना चाहिए। उसी प्रकार कोई, हाँ सॉरी, मैक्सिमम जो होगी अधिकतम वो 40 वर्ष होनी चाहिए। और यदि कोई महिला कैंडिडेट हुआ यदि अनरिजर्व्ड में तो वो कितने साल तक एलिजिबल है, तो 45 साल तक की एज के एलिजिबल है। इसी प्रकार बाकी सारी एजेस सब 45 वर्ष ही है यदि मध्य प्रदेश का कैंडिडेट हो, SC ST OBC EWS हो या जो भी फिजिकली हैंडीक्राफ्ट हो, तो वो सब उनकी मैक्सिमम आयु होगी अधिकतम 45 वर्ष यानी 45 साल। हाँ, यदि कोई कैंडिडेट
जो कि मध्य प्रदेश से बाहर का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, तो उसकी जो अधिकतम आयु होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 40 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो नोटिफिकेशन हमने डिस्कस कर लिया है। यदि वही आयु सीमा की छूट की बात करें तो एज रिलैक्सेशन सबको पता है, अनरिजर्व्ड के लिए नहीं होता है, ओबीसी के लिए 3 ईयर का होगा, और जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए कितना होगा, सॉरी एसटी के लिए जो होगा वो कितना होगा, 5 साल का होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा नोटिफिकेशन हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी इसमें और ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, आपको लगे तो आप एक बार इसको और अच्छे से रीड कर सकते हो, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करना। ठीक है, तो ये हमारा नोटिफिकेशन हो गया है। तो फ्रेंड्स, यदि आप प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल या फिर कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हो, तो हमारे चैनल पे इलेक्ट्रिकल संबंधित जितने भी सब्जेक्ट है या कोर्स है उसके लिए या वैकेंसी के लिए पढ़ाया जा रहा है, आप हमारे चैनल पे एक बार आइए, विजिट कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जो आईटीआई एस्पिरेंट्स होंगे, यानी कि जो प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल होंगे, उनके लिए प्यारेलाल रावत सर ने करीबन 130 के समथिंग यहाँ पर लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, जिसमें आपको मशीन के लेक्चर देखने को मिलेंगे, बेसिक के लेक्चर देखने को लिए मिलेंगे, और आपकी डिमांड के अनुसार सर और भी आगे यहाँ पर आपको गाइड करने वाले हैं, और आपके जो रिलेटेड जो सब्जेक्ट होंगे उनको यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप को मजा आया होगा, नोटिफिकेशन देखकर खुशी हुई होगी। अब हम यदि बात करें यहाँ पर, तो देखो सबसे बड़ा मेन मोटिवेशन का पॉइंट है वो क्या है हमारा, कि वेतन क्या मिलने वाला है। तो जो पाली रसायनज्ञ होंगे, ठीक है, उसके लिए जो वेतनमान होगा वो कितना होगा, 56,100, जो कि ये लेवल 12 की यहाँ पर पोस्ट होने वाली है। उसके बाद यदि बात करें तो जो जेई लेवल की जो वैकेंसी होती है, जो कि कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल, जो कि लेवल 8 की होगी, और यहाँ पर वेतनमान सबका क्या होने वाला है, 32,800 होने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार यदि कोई आईटीआई एस्पिरेंट्स जो कि प्लांट असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी जो न्यूनतम जो होने वाली है सैलरी वो कितनी होगी, 25,300, जो कि लेवल 6 की रहेगी। और जो औषधि संयोजक यानी फार्मासिस्ट होगा उसके लिए 19,500, जो कि लेवल 4 होगा, और स्टाफ नर्स के लिए 22,100, जो कि लेवल 5 का होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा मोटिवेशन का पॉइंट है कि हमको सैलरी कितनी मिलने वाली है। इसी सैलरी के हिसाब से आप एक सपना संजो सकते हो और आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हो। हाँ, यदि हम बात करें इसमें कि परिवीक्षा अवधि कितनी होने वाली है, ठीक है, यानी कि प्रोविजनल पीरियड कितने होने वाला है, तो जो पाली रसायनज्ञ है उसके लिए परिवीक्षा अवधि 2 साल की रहेगी। बाकी जो प्लांट असिस्टेंट हुआ, कनिष्ठ अभियंता हुआ, सबके लिए 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि होने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा नोटिफिकेशन लगभग डिस्कस हो गया है। बाकी तो और इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, बस आपको अप्लाई करना है। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया है हमारा। ठीक है, डिटेल डिस्कस हो चुका है। अब आप यदि सपना देख रहे हो प्लांट असिस्टेंट का या कनिष्ठ अभियंता का, तो आप हमारे चैनल में आकर पढ़ाई कर सकते हो। हम 1 बाय 1 एक एक करके सब्जेक्ट पढ़ाते जा रहे हैं, और आपकी डिमांड के हिसाब से हम आप जो चाहोगे वो सब्जेक्ट हम पढ़ा देंगे। ठीक है, बाकी आईटी एक्सपीरियंस जो है वो प्यारेलाल रावत सर के लेक्चर आके देख सकते हैं। ठीक है, आपके कोर्स के हिसाब से सर ने काफी लेक्चर से अपलोड कर दिए हैं। हाँ, तो थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। ठीक है, और आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा हमसे जुड़ के। इसी प्रकार नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, अगेन बेस्ट ऑफ लक।